बीए सेकेंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम। बीए सेकेंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की एक बुक है, भारत के विदेश नीति के सिद्धांत। काफ़ी छात्र कहते हैं कि भाई पूरी बुक करने के बावजूद भी भारत चीन संबंध भी पढ़ लिए, भारत रूस संबंध भी पढ़ लिए, लेकिन उन्हें यही नहीं मालूम चल रहा है कि ऐसे टॉप 5 क्वेश्चन कौन से हैं जिसको करके जाएं और एग्जाम में उनके अच्छे नंबर आ जाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूं जो बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अगर सही ढंग से इन 5 क्वेश्चनों को मेरे यूट्यूब वीडियो से और जो मैं फ्री में डिजिटल नोट्स उपलब्ध करवाता हूं उसके थ्रू कर लें तो मैं 100% कहता हूं उनके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और ये सिर्फ टॉप 5 ही क्वेश्चन है, और बहुत क्वेश्चन तो एक दूसरे से ऐसे हैं कि काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं 100 पेजों की, 150 पेजों की, 250 पेजों की बुक्स पढ़ने के बावजूद भी उन्हें ये नहीं मालूम चलता कि टॉप 5 है क्या। मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉप 5, बस आप इन्हें करके जाएं, बाकी गारंटी मेरी कि यही क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के विदेश नीति के सिद्धांत, निर्धारक तत्व और उसका महत्व। पहला ही क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत की विदेश नीति की एक प्रक्रिया बताओ विकास की, उसके कौन से निर्धारक तत्व रहे, क्या सिद्धांत रहे और उससे हम उसकी क्या एक प्रासंगिकता या उपयोगिता रहे। नंबर 2, भारत और उसके पड़ोसी देश। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इंसान कुछ भी बदल सकता है, अपना पड़ोसी नहीं बदल सकता। इस नजरिए से भारत और उसके पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान या श्रीलंका, इनके बीच से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन संबंधों पे जरूर आएगा। तीसरा, भारत एक महाशक्ति। आप लोगों को मालूम है कि विश्व के अंदर भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो कैसे भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पे भारत की क्या भूमिका है। विश्व के अंतरराष्ट्रीय मंच जो मंच है, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया या पर्यावरण से जुड़े हुए जो मंच होते हैं, G20 हो गया, क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया, इन अंतरराष्ट्रीय मंचों पे भी भारत की क्या भूमिका है ये बताना है। अगला क्वेश्चन, भारत के विभिन्न महाशक्तियां जैसे कि रूस, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, EU, यूरोपीय यूनियन या चीन के साथ कैसे संबंध है, इसके बारे में भी आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन जो मेरे देखने से आना चाहिए, भारत की परमाणु नीति। यह टॉप 5 क्वेश्चन है, जिसे आप कर लेते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम पहले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, भारत के विदेश नीति के सिद्धांत, निर्धारक तत्व और प्रासंगिकता। सबसे पहले तो इसमें विदेश नीति का मतलब समझना जरूरी है, तो आप भारत के विदेश नीति के सिद्धांत को समझ सकेंगे। विदेश नीति का अर्थ होता है जब एक देश दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करते हुए अपने राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक हितों की पूर्ति कर ले तो उसे हम विदेश नीति कह सकते हैं। भारत की विदेश नीति का सिद्धांत कोई नया नहीं है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में ही विदेश नीति के ऊपर काफी चर्चा की थी। जब भारत अंग्रेजों का एक तरह से औपनिवेशिक गुलाम था तो भारत की जो विदेश नीति थी पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भारत की विदेश नीति को बनाने में बहुत ही अहम भूमिका अदा की। वह उस समय के एक तरह से विदेश मंत्री भी आप कह सकते हो, प्रधानमंत्री भी उनको कह सकते हो। उन्होंने प्रधानमंत्री को रहते हुए भारतीय विदेश नीति की एक नई दिशा ही उन्होंने दे दी। कैसे? उन्होंने भारत की विदेश नीति में जो चीजें जोड़ी वो विदेश नीति की आज भी आधारभूत तत्व हैं। उन्होंने भारत की विदेश नीति में शांति, गुटनिरपेक्षता और पंचशील को जोड़ दिया।
भारत की विदेश नीति के अगर सिद्धांत अगर आप देखो तो आज भी भारत की विदेश नीति में शांति, गुटनिरपेक्षता, पंचशील, खतरनाक हथियारों का विरोध, मानव अधिकारों का समर्थन, पर्यावरण का समर्थन, उग्रवाद का विरोध, नशीली दवाओं का विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध, मतलब कि वही मूल तत्व दिखाई देते हैं जो पंडित नेहरू ने विदेश नीति में जिन चीजों को जोड़ा। ये बात सही है कि 1990 के बाद हमारी विदेश नीति का थोड़ा और विस्तार हुआ। 1990 के बाद जैसे कि शीत युद्ध खत्म हो गया तो हमारी जो विदेश नीति है वो एक तरह से नए दौर में प्रवेश कर गई और हमने गुटनिरपेक्षता अब हमारी विदेश नीति में इतना अहम स्थान नहीं रख पाई। हमारे विदेश नीति में आ गया पूरब की ओर देखो, मतलब आसियान देशों के साथ संबंध मजबूत बनाओ। भारत ने अपनी परमाणु नीति खुद बनाई, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग की, भारत ब्रिक्स का क्वाड का मेंबर बना और G20 का सदस्य बना। ये सारी चीजें भारत की विदेश नीति में 1990 के बाद जुड़ गई। भारत के विदेश नीति की जब भी निर्धारक तत्व की बात होती है कि भारत की विदेश नीति को कौन सी चीजें प्रभावित करती है, तो भारत की विदेश नीति को मेरे देखने से हमेशा दो चीजें प्रभावित करती है, एक आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक में आते हैं देश के अंदर जो हमारा इतिहास है, भूगोल है, लोगों की इच्छाएं हैं, प्रेस है, लोगों का जनमत है, ये आंतरिक है जो विदेश नीति को प्रभावित करती है। और बाहरी में आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के अनुसार हमारी विदेश नीति बदलती है। अर्थात जो विदेश नीति के निर्धारक तत्व में दो चीजें भारत में देखने को मिलती है, एक आंतरिक जो देश के अंदर होते हैं और एक बाहरी जो बाहरी स्तर पे विदेश नीति की प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। भारत की विदेश नीति की आपकी क्या प्रासंगिकता देखने को मिलती है? देखो, कोई भी देश अपनी जरूरतों को अलग अकेला तो पूरा नहीं कर सकता। भारत की विदेश नीति की कई प्रासंगिकता हमें देखने को मिलती है। भारत शांति के रास्ते पे चला, भारत शीत युद्ध के समय गुटों से दूर रहा, भारत ने एक अपनी विश्वसनीय विदेश नीति का निर्माण किया, भारत ने सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्यता की मांग करते हुए अपने आप को विकासशील देशों के नेता के रूप में प्रस्तुत किया। आज भारत दक्षिण देशों की आवाज बना हुआ है और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर मैं मानूं तो भारत की विदेश नीति का भी है, तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक महाशक्ति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका। आज के समय में भारत दुनिया की एक महाशक्ति है, विकासशील या दक्षिण विश्व की भारत एक आवाज है। राजनीतिक रूप से अगर भारत की हम महाशक्ति की बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत के पास है, ठीक है। आर्थिक रूप से भारत जो है इस समय दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था तो है ही है, साथ ही दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो समय दूर नहीं है कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था आर्थिक क्षेत्र में बहुत जल्दी बन जाएगा। सैनिक क्षेत्र में भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर और प्रभावशाली सेना भारत के पास है। सांस्कृतिक रूप से दुनिया का भारत अगर विश्व गुरु कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत के आध्यात्मिक गुरु की जो पदवी मिली हुई है अब तक उसको कोई तोड़ नहीं पाया है। भारत का आध्यात्मिक रूप, इसके योग, इसके रीति रिवाज, परंपरा, इसके त्योहार, साथ ही भारत की जो संस्कृति है वो पूरी दुनिया में कैच होती है। तो एक हार्ड पावर के रूप में नहीं, भारत ने पूरी दुनिया में एक सॉफ्ट पावर के रूप में भी अपनी भूमिका दर्ज कर रखी है। इसके अलावा भारत जो है दक्षिण विश्व की एक आवाज है, विकासशील देशों की एक आवाज है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे बड़ा मंच हो या फिर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो
संगठन है या फिर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच है, भारत के बिना अधूरा है। G20 हो, G7 हो, ब्रिक्स हो, क्वाड हो, UN हो, कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं है जो भारत के बिना सफल या आगे हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सुरक्षा परिषद की मांग, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की अपनी योग्यता के बलबूते पे मांग कर रहा है। आज के समय में विश्व की दिशा और दशा को बदलने में भारत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो चुकी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि कल तक जो भारत से हाथ ना मिलाने को तैयार थे, आज गले मिलने को तैयार हैं। भारत आज विश्व में दुनिया की आवाज बना हुआ है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से जुड़ा हुआ ही सम्मेलन क्यों ना हो, चाहे वो रियो हो, क्योटो प्रोटोकॉल हो, बाली हो, इन सब में भारत की भूमिका को एक तरह से महत्वपूर्ण रूप से स्वीकारा ही नहीं है, बल्कि भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में दर्जा भी दिया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, भारत व उसके पड़ोसी देश। पहले हम भारत और वे उसके पड़ोसी देश में भारत चीन और उसके बाद भारत पाकिस्तान संबंधों की समीक्षा करेंगे। भारत और चीन संबंध बनते बिगड़ते रहे हैं और अभी भी उसी प्रक्रिया में जारी हैं। भारत और चीन के संबंध अभी के नहीं है, ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक आधार भी देखने को मिला है। चाइना में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, इसमें बहुत बड़ा योगदान भारत का रहा। बहुत सारे चीनी यात्री, फाइयान हो गया, हिंदसांग हो गए, भारत में ऐतिहासिक काल में पढ़ने के लिए आते थे। दोनों देशों के बीच में पंचशील समझौता 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में हुआ और हिंद चीनी के नारे लगे। और आज भी भारत और चीन के बीच में सबसे अधिक व्यापार होता है। सांस्कृतिक स्तर पर भी दोनों देशों के बीच में कई चीजों का जुड़ाव देखने को मिलता है, लेकिन दोनों के बीच में संबंध तो कम दिखाई देते हैं, तनाव ज्यादा दिखाई देते हैं। तनाव कहाँ है? सबसे बड़ा तनाव देखने को मिला 1962 में, जब भारत और चीन आपस में टकराए और इसके बाद चीन ने अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया। भारत की उस युद्ध में हार हुई। उसके बाद भी चीन की महत्वाकांक्षा कभी कम नहीं हुई। उसने भारत की सीमा में घुसपैठ करने की हमेशा कोशिश की। सीमा विवाद दोनों देशों के बीच में तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी भारत को एक तरह से देखा जाए तो चीन का समर्थन नहीं मिला और कहीं ना कहीं वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा करके भारत को एक तरह से पाकिस्तान से उलझाए रहना रखना चाहता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत और चीन के संबंध पड़ोसी देश दोनों होने के बावजूद भी इतने सामान्य नहीं है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो भारत और पाकिस्तान का इतिहास 14 अगस्त 1947 से पहले एक ही था। दोनों एक ही देश थे, लेकिन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान का निर्माण हुआ। और जब से पाकिस्तान बना, इसने एक तरह से ना खुद शांति से रहा और ना ही भारत को इसने शांति से रहने दिया। 1947, 48 हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो या अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर हो, पाकिस्तान की हमेशा एक ऐसी हरकतें रही हैं जिसके कारण हमेशा भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव, और वो तनाव बाद में युद्ध का रूप ले लेता है। ऐतिहासिक स्वरूप मैंने बताया कि दोनों की संस्कृति काफी कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि दोनों पहले एक ही देश थे और दोनों सार्क के मेंबर हैं, सदस्य रहे। दोनों के बीच में कई समझौते हो रखे हैं, जैसे सिंधु समझौता, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, आगरा समझौता, लाहौर समझौता। लेकिन इन समझौतों की कोई कदर दोनों देशों के बीच में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अपनी एक संकीर्ण दृष्टिकोण भारत को
एक तरह से हमेशा अस्थिर करने की कोशिश की है। इसके अलावा दोनों के बीच में तनाव का मेन कारण कश्मीर रहा है। कश्मीर को लेकर 3 युद्ध भी हो चुके हैं, लेकिन अब कश्मीर पूरी तरह से धारा 370 के समाप्त होने के बाद भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। इसलिए कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ती जा रही है। उग्रवाद को लेकर दोनों देशों के बीच में हमेशा तनाव देखने को मिला है। उग्रवाद को लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव रहा है। आंतरिक मामलों में दखल, हमेशा पाकिस्तान ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की है, भारत के मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। और इसके अलावा विभिन्न मुद्दे जैसे हैं हथियारों की होड़, ये भी एक मुद्दा है जिससे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन में हम भारत और अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। भारत और अमेरिका दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। भारत और अमेरिका दोनों उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ने वाले देशों में से एक हैं। भारत और अमेरिका के संबंध राजनीतिक स्तर पे अच्छे कहे जा सकते हैं, और कभी-कभी इस राजनीतिक स्तर में थोड़े बहुत खटास या ठहराव आता भी है, लेकिन वो बाद में दूर हो जाता है। जब भारत अंग्रेजों के औपनिवेशिक था तो वह अमेरिका की ये हमेशा सोच थी कि भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए। एक तरह से राजनीतिक रूप से अमेरिका ने हमेशा भारत को एक अपने मित्र राष्ट्र के रूप में देखा है। आर्थिक क्षेत्र में दोनों के व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं। कृषि से जुड़ी हुई बहुत सारे सामानों का भारत अमेरिका को निर्यात करता है, लेकिन हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीति के कारण आर्थिक क्षेत्रों में कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जिससे कि भारत और अमेरिका के संबंधों में ठहराव थोड़े समय के लिए तभी देखने को मिल रहा है। सैनिक क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के संबंध आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने कई बेहतरीन हथियार अमेरिका से खरीदे हैं, जिनमें बेहतरीन हेलीकॉप्टर है और भी दूसरे हथियार हैं, जिससे कि भारत और अमेरिका के सैनिक संबंध भी काफी हद तक ये कहा जा सकता है कि एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। सांस्कृतिक स्तर पे भारत और अमेरिका में काफी कुछ देखने को मिलता है। भारत के बहुत सारे लोग सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। ये एक तरह से अमेरिका को आगे बढ़ाने में भारतीयों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। यहाँ की संस्कृति को भी आध्यात्मिक जो विशेषता भारत की है, योग हो या यहाँ का सनातन धर्म हो, अमेरिका में उस चीज को काफी मान्यता के साथ देखी जा सकती है। तो एक तरह से भारत और अमेरिका के संबंध को सिर्फ राजनीतिक स्तर पर नहीं, बल्कि आर्थिक, सैनिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी समझने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे भारत और रूस। भारत और रूस के संबंध पहाड़ों से भी अधिक मजबूत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सोवियत यूनियन के पतन के पहले भारत और रूस शीत युद्ध के समय में सबसे मजबूत दोस्तों में से एक थे। भारत के आज भी 70% हथियार रूस के या पूर्व सोवियत संघ के दिए हुए ही हैं। राजनीतिक स्तर पर रूस ने हमेशा भारत का सपोर्ट किया, चाहे वो सुरक्षा परिषद में वीटो के रूप में हो या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच में भारत का साथ देने का हो। भारत ने हमेशा रूस ने हमेशा भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाई। दोनों इस समय ब्रिक्स के मेंबर हैं। आर्थिक क्षेत्र में भारत और रूस के संबंध मजबूत हैं, व्यापारिक स्तर पे मजबूत हैं। भारत बहुत अधिक मात्रा में रूस से तेल आयात करता है, और बहुत अधिक मात्रा में आर्थिक क्षेत्र में भी भारत और रूस के संबंधों में मधुरता दिखाई देती है। सैनिक क्षेत्रों में मैं क्या बताऊं, दोनों देशों के संबंध कितने मधुर हैं। चाहे फाइटर जेट की बात सुखोई MKI-30 की हो, या फिर 3 नंबर टैंक की हो, या S-400
सुदर्शन की हो, चक्र की हो, ये सारी चीजें जो भारत सैनिक रूप से आज इतना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना लेके एक तरह से भारत दुनिया में अपनी प्रभावशाली भूमिका में है, तो बहुत हद तक भारत के पास जो हथियार हैं वो पूर्व सोवियत संघ या रूस से आयात किए हुए हैं। सांस्कृतिक रूप से रूस पूर्व सोवियत जो सोवियत संघ था रूस के पहले, जिस हम सोवियत संघ कहते हैं, उस समय भारत की फिल्में, भारत की जो संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, उसकी बहुत डिमांड थी। आज भी रूस के विभिन्न हिस्सों में भारत की फिल्मों को पसंद किया जाता है। अब हम बात कर ले भारत और यूरोपीय यूनियन। तो मार्शल योजना के तहत यूरोपीय यूनियन का विकास हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे ये यूरोपीय यूनियन के रूप में मोस्ट्रिक संधि के तहत 1992 में इसका गठन हुआ। और आज के समय में भारत और यूरोपीय यूनियन के संबंध जो हैं वो काफी मधुर हैं। एक तरह से ये मुक्त व्यापार नीति की तरफ भारत और यूरोपीय यूनियन आगे बढ़ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के आर्थिक और राजनीतिक संबंध या सांस्कृतिक संबंध काफी मायने रखते हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन सिर्फ यूरोप का ये 27 या 28 देशों का संगठन नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन है। और भारत का अगर यूरोपीय यूनियन के साथ अगर मजबूत संबंध होते हैं तो सिर्फ आर्थिक स्तर पे ही नहीं, व्यापारिक स्तर पे भी भारत और यूरोपीय यूनियन दोनों को फायदे होंगे। भारत के विदेश नीति में भारत की परमाणु नीति की अहम भूमिका है। भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है और एक जवाबदेही परमाणु राष्ट्र है। पाकिस्तान जैसा एक तरह से कहा जाए कि ऐसा देश जिसके पास परमाणु बम तो है, लेकिन परमाणु बम की जवाबदेही क्या होती है वो नहीं है उसके पास। भारत की परमाणु नीति बिल्कुल क्लियर है। भारत ने फर्स्ट जो परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में किया था, और दूसरा परमाणु परीक्षण भारत ने 11 से 13 मई के बीच 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में किया। ये दोनों परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में हुए। लेकिन मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि भारत एक जवाबदेही परमाणु राष्ट्र है, मतलब उत्तरदायी रखता है अपने परमाणु बमों का। तो भारत ने अपनी परमाणु नीति या परमाणु सिद्धांत का निर्माण किया, जिसके तहत भारत ने कहा कि भारत पहले किसी के ऊपर परमाणु हमला नहीं करेगा। दूसरी बात ये कही कि भारत अपने परमाणु शक्ति का प्रयोग शांति के उद्देश्य के लिए करेगा। तीसरी बात भारत ने कही कि भारत उन देशों के ऊपर परमाणु अटैक नहीं करेगा जिनके पास परमाणु बम नहीं है। लेकिन एक बात जरूर भारत ने यह भी कहा कि अगर भारत के ऊपर परमाणु अटैक होता है, कोई देश भारत के ऊपर पहले परमाणु हमला करता है, तो भारत उसका जवाब डबल प्रतिक्रिया से देगा। इसका मतलब ये साफ से जाहिर हो गया कि कहीं किसी कंट्री ने अगर भारत के ऊपर परमाणु हमला करने की पहले कोशिश की, तो जितना हमला उसने किया है उससे कई गुना उसको भुगतना पड़ सकता है। भारत की परमाणु नीति भारत की विदेश नीति की एक हिस्सा ही नहीं है, बल्कि हमारी विदेश नीति को दुनिया में एक अलग स्थान और प्रभावशाली बनाती है। इस तरह ये टॉप 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के विदेश नीति के सिद्धांत में बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर में। इन क्वेश्चनों को करते समय आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी क्वेश्चनों को पॉइंट में करें, इंट्रोडक्शन जरूर दें, निष्कर्ष जरूर लिखें, और जो 2 शॉर्ट करने के लिए आते हैं, 4 में से 2 चॉइस करने के लिए आते हैं, वो जरूर करें। और मेरे ये सारे क्वेश्चन आपको YouTube वीडियो पे तो आप देख ही रहेंगे होंगे उपलब्धि हैं। साथ ही इनके गूगल ये जो इनके डिजिटल बुक्स नोट्स भी पूरी तरह रिटर्न रूप में लिखा हुआ उपलब्ध है, जिसे आप फ्री में इसके पॉइंट्स पढ़ सकते हैं।